हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता, रेगुलर हम आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासें कराते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है ना, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को कराने वाला हूं एक छोटी सी क्लास में ही। ज्यादा टाइम की क्लास नहीं है और आपको वो सब दे दूंगा जो कि आपको एग्जाम के समय रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सरल भाषा में आपको अपनी सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन मिल जाएगा। विश्वास करिए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए ये क्लास पर्याप्त ना हो। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ जो मैं कमेंट आपसे पूछता हूं, आप लोग उसका आंसर भी कमेंट में लिखना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, इंडियन ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो इंडिया के बारे में ना जाने ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपके सामने इंडिया का मैप लगाया है। ये है हमारे भारत का मैप, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके कुल 36 राज्य हैं, ठीक है ना। जिसमें हम आपको ये बताने का पूरा प्रयास करते हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, भारत का जो उत्तर मतलब ऊपर से नीचे का जो विस्तार है, ये जो विस्तार है ये 3214, ये याद रख लेना, किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हम बात कर रहे हैं। वहीं आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का विस्तार, तो ये 2933 किलोमीटर है। ये याद रख लेना है आप लोगों को। भारत ऐसा देश है जिसमें पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, पहाड़ियां भी मिलेंगी, आपको प्रायद्वीप क्षेत्र भी मिलेगा, आपको मरुस्थल क्षेत्र भी मिलेगा, आपको मैदानी क्षेत्र भी मिलेगा, आपको तटीय क्षेत्र भी मिलेगा और आपको उथले पुथले क्षेत्र भी भारत में मिलेंगे। आपको भारत में ग्लेशियर भी मिलेंगे, आपको भारत में ठंडे प्रदेश भी मिलेंगे, आपको भारत में गर्म प्रदेश भी मिलेंगे, आपको भारत में नॉर्मल एनवायरनमेंट वाले क्षेत्र भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां आपको ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में। तो भारत गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व है। ये आप देख रहे हैं सबसे उत्तर में। यहां की अगर मैं बात करूं भारत, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का इंदिराकोल गांव पड़ता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। वही मैं सबसे पश्चिम में बात करूं तो ध्यान रखने ना आप लोग, 67 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ये विस्तार है। गुहार माता गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है। आप लोग बताने हैं ये चारों को, देखो 97 डिग्री 25 मिनट ये अरुणाचल प्रदेश का केविथू गांव है, ध्यान रख लेना। और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है, जो यहां कैंप कमोरिन एक गांव पड़ता है तमिलनाडु में। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का कुल क्षेत्रफल है। 8 राज्य हैं, सॉरी 28 पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं भारत में। केंद्र शासित राज्यों की मैं अगर बात करूं आपसे तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली, दमनदीप है, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, ठीक है ना, दिल्ली है। ध्यान रखना आप लोग, भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है वो 7516 किलोमीटर, हालांकि अब संशोधित करके 11,000 कुछ किलोमीटर कर दी गई है। आप लोग बताना संशोधित में जो भारत की तटीय सीमा है वो कितनी है, कमेंट में आप लोग बताओगे। और भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। मानक समय रेखा से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे की ओर है। भारत का अपना समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री देशांतर से क्या होती है, देखी जाती है। और ग्रीन, मान लो ग्रीनविच यहाँ है और ये भारत का 82.5 डिग्री है, तो यहाँ लगभग 5.5 घंटे का अंतर आता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। एशिया महाद्वीप में भारत पड़ता है, ध्यान रख लेना। और भारत की भाषा हिंदी है, हालांकि बाद में अगर आपको पता हो तो उर्दू को भी, मतलब अंग्रेजी को भी भारत की एक राजकीय भाषा के रूप में ऐड किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। इसके साथ ही मैं अगर आगे की ओर मूव करूं तो आप देखोगे भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें गुजरात सबसे पहले पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पड़ेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और मिजोरम। ध्यान रखना मणिपुर से होकर नहीं निकलती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, सॉरी कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं उसे, ठीक है।
तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर निकलती है, पहले इलाहाबाद के नैनी से निकलती थी। और ध्यान रख लेना आप लोग कि जो मैं बात कर रहा हूं आपसे भारत की देशांतर रेखा की, इसे आप मुकाओ से भी याद कर सकते हो। मुकाओ मतलब ये उत्तर प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर भारत की समय रेखा जो प्रधान मध्य रेखा जो है ये निकलती है। ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर उड़ीसा है, और फिर आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य मिलेंगे आपको। वही मैं अगर आपसे बात करूं तो ग्रीनविच रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर होता है, लंदन में है। भारत इससे 5.5 घंटे आगे है पूर्वी देशांतर में, ध्यान रख लेना, ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि पश्चिमी धारा और पूर्वी धारा ये कहां पे मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, धारा नहीं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, तो ये नीलगिरी पर्वत पर आकर के मिलती हैं, इसे नीलगिरी की गांठ भी कहते हैं। कर्क रेखा के बारे में बात करूं तो और महाद्वीपों में, जैसे दक्षिणी अमेरिका से होकर निकलती है, अफ्रीका से होकर के, अरब प्रायद्वीप से होकर के, ऑस्ट्रेलिया से होकर के भी ये गुजरती है। और यही 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है तो इसे मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ध्यान रख लेना आप लोग। विषुवतीय रेखा कहते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। वहीं आपसे पूछे 180 डिग्री को, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। 180 डिग्री देशांतर। भारत की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो बचपन में एमबीए से आप लोग याद कर पाओगे, बांग्लादेश से भारत 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर चीन से दूसरे नंबर की 3488, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनसे आप बताओगे भारत की कितनी कितनी सीमा रेखा लगती है। पुडुचेरी, ध्यान रखना, भारत का पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु का कराईकल जिला, केरल का माहे जिला और आंध्र प्रदेश का यनम जिला और एक पुडुचेरी, ये 4 जिलों को मिलाकर के पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, ठीक है, याद रखना आप लोग। यही मैं इंपोर्टेंट बात करूं आपसे तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है, आप लोग बताओगे इसकी लंबाई कितनी है। मैकमोहर रेखा भारत और चीन के बीच पड़ती है, आप इसकी भी लंबाई बताओगे कितनी है। डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, हालांकि पीओके पाकिस्तान के बीच में, तो उस हिसाब से भारत पाकिस्तान के बीच भी कई बार आंसर देखने को मिलता है। आपसे पूछे 8 डिग्री चैनल, या 80 नहीं है, 8 डिग्री चैनल, तो ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पड़ता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पड़ता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है। अगर आपसे पूछे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार इनके बीच में पड़ता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, या मैप रख लेना, मैप में आप देखना, आप आसानी से बता पाओगे, ठीक है ना। वही मैं आपसे पूछूं कि समुद्री सीमा में प्रादेशिक सीमा कितनी होती है, तो 12 नॉटिकल मील, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी को समुद्री प्रादेशिक सीमा कहते हैं। वहीं 12 नॉटिकल मील और आगे बढ़ा दोगे तो 24 नॉटिकल मील जो है वो बेस लाइन से, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं समुद्र से। और 200 नॉटिकल मील को अनन्य क्षेत्र कहते हैं, अनन्य नहीं है, अनन्य क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव जोन। आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा कौन बेसिन का क्षेत्रफल है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का क्षेत्रफल है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर, दूसरे पर सिंधु बेसिन, तीसरे पर मेघना। ये भी याद रख लेना आप लोग। सभी पॉइंट मैं वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने की संभावना है। जब आपके सामने एग्जाम हो आप निश्चित रूप से ये कर पाओगे कि कंफर्टेबल आप हो एग्जाम में, ये महसूस कर पाओगे। वहीं कुछ तट हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जल संरचना नहीं है, ये जल तट कह सकते हो आप लोग। तो कोंकण, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा नहीं है, ये गुजरात में जो है ना, ये काठियावाड़ तट है, लगभग 1400 किलोमीटर, ये काठियावाड़ तट है 1400 किलोमीटर। फिर उसके बाद सूरत से लेकर के मैंगलोर तक ये कोंकण तट होता है, भारत का पश्चिमी तट। और मैंगलोर से और कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट है। कन्याकुमारी से, ठीक है ना, आगे चल के चेन्नई उसमें कवर हो जाएगा, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा हिंद महासागर में। फिर उससे ऊपर पश्चिम बंगाल तक उत्तरी सरकार तट है, हालांकि यहाँ उत्कल तट वगैरह भी है, लेकिन आप बेसिक सी जानकारी केवल इन्हीं तटों की जानोगे। इसी के साथ मैं भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूं आदिकाल से,
तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो प्री कैम्ब्रियन काल की है, किसकी है? प्री कैम्ब्रियन काल। ये सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है भारत की, जो राजस्थान के क्षेत्र में, यहाँ इधर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है अरावली, जो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली के रायसीना हिल्स, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, वहां तक फैली हुई है। अरावली को लेकर के पर्यावरण डिस्प्यूट बना रहता है, चर्चा में है पिछली साल कि अरावली पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक महत्व की दृष्टि से, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की दृष्टि से कितनी इंपोर्टेंट है। और भारत सरकार यहाँ पे खदान करा रही है, इलीगल लोग यहाँ आंदोलन भी करते हैं। वहीं आपसे धारबाड़ तंत्र पूछे तो आप लोह अयस्क के लिए ये समृद्ध है। विंध्यन तंत्र पूछे आपसे तो ये चूना पत्थर के लिए, तो ये धारबाड़ तंत्र है, ये विंध्यन तंत्र, यह चूना पत्थर का ज्यादा भंडार है। और ये गोंडवाना है, गोंडवाना देखो यहाँ, ये ऊपर है, यहाँ भारत का 95% कोयला यही मिलता है गोंडवाना क्षेत्र में। तो ये कलर डायरेक्शन कर दी, यहाँ है गोंडवाना कोयला भंडार, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही यही मैं कुछ भूआकृतियों के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, जैसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की बात, तो सबसे ऊपर जो पड़ता है वो ट्रांस हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय से पहले की आकृतियां, हिमालय से पहले की, जिसमें कराकोरम शामिल हो जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। आप लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई बताओगे कितनी है। फिर लद्दाख में जास्कर है, ठीक है ना। कुछ ग्लेशियर भी है यहाँ, याद रखना, इसी में ट्रांस हिमालय में ही पड़ते हैं। सियाचिन, बाल्टोरा, ब्यापो, ये ग्लेशियर हैं जो किस में पड़ते हैं? ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। तुमसे पूछे भारत की हिमालय की सबसे ऊपर की, सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसे कार हिमालय भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो बृहद हिमालय की बात करते हैं, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। इसकी मुख्य रेंज में कौन कौन चोटियां आती हैं, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो नेपाल में है, नेपाल तिब्बत पर इसे सागरमाथा भी कहते हैं, याद रख लेना आप लोग। फिर कंचनजंगा इसी में आता है, जो भारत के सिक्किम में है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई आप लोग बताओगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग कमेंट में बताओगे। नंगा पर्वत ये उत्तराखंड में पड़ता है, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, और नामचा बरुआ ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भारत के महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे महान हिमालय। फिर मध्य हिमालय में कौन आता है? पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधर श्रेणी आती है, मसूरी श्रेणी आती है, ये पीर पंजाल में आती है। लघु हिमालय की बात करूं तो कल्लू और कांगड़ी जो घाटी है, ये लघु हिमालय के अंतर्गत है। और ध्यान रखना, बृहद हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर ऊंचे यहाँ पर्वत पठार आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछे, पर्वत श्रृंखला पूछे, तो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय या बृहद हिमालय के अंतर्गत ही पड़ती है। इसके बाद फिर नीचे आता है शिवालिक हिमालय, इसे गिरपद भी कहते हैं। हिमालय का गिरपद मतलब पैर। इसी में आपको दून घाटियां मिलेंगी। नीचे देखो ये हिमालय दिख रहा है, इसके नीचे गिरपद में भामर के मैदान भी मिलेंगे, तराई के मैदान भी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, दून घाटियां, भावर मैदान, तराई मैदान, ये यहाँ मिलेंगे आपको। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 900 से लगभग 1100 मीटर ऊंची है। हिमालय के संदर्भ में मैं मीटर बोल रहा हूँ, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान रख लेना आप। वहीं हिमालय के महत्वपूर्ण थ्रस्ट की बात करूं मैं, किस तरीके से हिमालय, तो ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था। ट्रांस हिमालय को आप ITSL भी कह सकते हो, इंडो तिब्बतियन सीमा क्षेत्र। ITSL का मतलब ये होता है, ये आप देख रहे हैं, तो ये वही महान हिमालय, इसे मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे। वहीं लघु हिमालय, इसमें MBF उपस्थित है, मुख्य सीमा भ्रंश उपस्थित है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। वहीं शिवालिक हिमालय में HF, इसे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, HF जिसमें शिवालिक है। फिर इसके बाद में गंगा का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान भी कह सकते हो। तो ये इस तरीके से हिमालय को श्रेणियों में बांटा गया है, याद रख लेना इस चीज को। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसीलिए पूरा फोकस इस पर रखिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश की कुछ चोटियां हैं, आपसे पूछ लेगा, दाफला है, मिरी है, ओबोर है, मिसमी है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। आसाम में मिकेर पड़ती है, रेंगमा पड़ती है,
गारो खासी जनजातियां मेघालय की हैं, वहीं नागालैंड की नागा हैं, मणिपुर की है, ठीक है ना। और जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो इसमें 7 राज्य देखने को मिलेंगे आपको, जिसे 7 सिस्टर भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। जैव विविधता और जनजातीय दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी इनके लिए एक प्रकार से इनकी जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यही असम में जाकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी ही माजुली द्वीप बनाती है। वहीं मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय को नदियों के आधार पर भी तोड़ा गया है। जैसे सिंधु से लेकर सतलुज नदी के हिमालय को कश्मीर हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसमें कश्मीर का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है। सिंधु से सतलज के बीच, सतलज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। और काली नदी से तीस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय जो है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में पूर्वांचल हिमालय आ जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो कुछ भारत के दर्रे हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे बनहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू एंड दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों को काटकर बनाए गए सकरे रास्ते। इसी दर्रे से होकर के, बनहाल दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग निकल रही है, याद रखना आप लोग। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रावी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, सिंधु नदी की सहायक नदियां यहां से निकलती हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला, झेलेपला ये सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा भी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तीस्ता नदी यहां से उद्गमित होती है नाथुला से। बॉमडिल्ला की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां यहां से उद्गमित होती हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी उद्गमित होती है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी यहां से उद्गमित होती है। तुजू दर्रा मणिपुर म्यांमार की सीमा पे है, प्रमुख नदियों का जल निकास यहीं से होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे की बात करूं आपसे तो उत्तर भारत के मैदान के बारे में अगर जानकारी आपको इकट्ठा करनी है तो सबसे ऊपर भाबर का मैदान होता है। और यहाँ पानी चलता हुआ नदियों का दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर का उथला मैदान होता है। तराई मैदान में दलदली क्षेत्र होता है, नदियां आकर के पुनः दलदल बनाती हैं। बागर मैदान पुरानी जलोढ़ होती है, और खादर मैदान ये नई जलोढ़, खाने के लिए खाद्यान्न नई जलोढ़ में उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है खादर के मैदान में, ठीक है। और उत्तर भारत में मैदान की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। हालांकि ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में जरूर निकलती है। और इस मैदान का कृषि के लिए, भारत की कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्व है। सिंधु नदी के बारे में एक एक करके नदियों को डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सेंगे खवाब ग्लेशियर से होता है, कैलाश पर्वत के पास है, तिब्बत चीन में, ठीक है। कई बार लोग इसे बोकरचू भी कह देते हैं। भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो लद्दाख में डैम चौक से। कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। भारत में ये लगभग 1100 किलोमीटर बहती है। प्रभाव क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो ये तिब्बत, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान से होकर अरब सागर में कराची के पास क्या होती है? कराची के पास से निकलकर अरब सागर में अपना मोहना बनाती है। सियो, गिलगित, काबुल ये इसकी सहायक नदी हैं। भारत की ओर से भी चनाब, झेलम है, चनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये नदियां भी मिठानकोट पर सिंधु नदी से मिलती हैं। इधर से 5 नदी आकर के, ये 5 नदी आकर के किससे मिलती हैं भैया? एक जगह सब सिंधु से मिठानकोट पर मिल जाती हैं, और सभी पाकिस्तान में जाकर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। और सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाई जाती है, इसका ध्यान रखना। इसके साथ ही अगर मैं डिस्कशन करूं आपसे तो देखो, बाएं तट से चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज इससे मिलती है, पंचनद बनाती हैं ये, ध्यान रखना। पंचनद एक जगह जहां मिलती है, मिठानकोट है, और फिर सीधे सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। वहीं सिंधु नदी को लेकर के सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था, ध्यान रख लेना, 19 सितंबर 1960 को। आप लोग बताओगे या भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन कौन थे, राष्ट्रपति कौन कौन था इस समय?
कराची में हुआ था ये, भारत पाकिस्तान के बीच। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी इसमें, और इसमें ये बोला गया था सिंधु झेलम चनाब का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, 20% भारत को। रावी सतलज ब्यास का 80% पानी भारत को, और 5% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। ठीक है, भारत इन नदियों पर सीमित उपयोग करेगा और पाकिस्तान इन नदियों पर सीमित उपयोग करेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो सतलज नदी पे पूछ लेगा कौन सा बांध है, तो भाखड़ा नाकल बांध है, नाकता झाकरी बांध है, कोल डैम है जो उपनहर परियोजना है, ध्यान रखना। तो ये सतलज नदी पे ब्यास पे पूछे तो पडोह और पोंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, तो ये ब्यास नदी पे है। चनाब पे सलाल परियोजना है, बगलहार है, रतले, ये तीनों परियोजना चनाब नदी पर है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डिस्कशन करा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचनद में कौन नदियां आती हैं, तो याद रखना, ट्रिक भी साथ ही साथ यूज करेंगे। तो झेची, राबिया, तो झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आती हैं। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है, चनाब जम्मू कश्मीर से, रावी पंजाब, ब्यास हिमाचल प्रदेश से, और सतलुज तिब्बत और हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है। राकसताल से निकलती है। ये पूछे कहां से, राकसताल से निकलती है सतलज। आप लोग ये बताओगे। इसी सतलज से एक नहर निकलती है राजस्थान के लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। तो वो कहां से निकलती है ये बताओगे आप लोग, कौन सी नदी परियोजना से निकलती है। और फाइनली सिंधु नदी आपको पता है अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ये कमेंट में आपको देने हैं। सिंधु नदी का उद्गम, भारत में प्रवेश स्थल, पंचनद के नदियों से मिलता है, सिंधु नदी का मोहना कहाँ है, प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख नदी परियोजना, ये सभी क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखने हैं। विश्वास करिए, आप लोग जब बार बार लिखोगे आपके दिमाग पे चीजें आएंगी और एग्जाम में ये चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेंगी, ये ध्यान रख लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे सिंधु नदी के बारे में, ये बेसिक जानकारी मैंने पूरी आपको दे दी। ये सहायक नदियां हैं, ये मैंने आपको पूरा दिखाई दिया, यहां से निकलती है। ठीक है, कुछ नदियां हैं जिनका पुराना नाम क्या था ऐसे भी पूछ लेता है। झेलम को बेतस्ता कहते थे, चिनाब को अस्कनी कहते थे, रावी को इरावती कहते थे, और ब्यास को बिपाशा, और सतलज को शतद्री कहते थे। ये बाएं तट से निकलती हैं, सिंधु की सहायक नदी हैं। और काबुल, कुर्रम, गोलम, तोची, बोलन, ये भाई साहब दाएं तट से निकलती हैं सिंधु नदी के लिए। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से निकलती हैं। आपको पता है सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, कैलाश मानसरोवर जहां है, और अरब सागर में क्या होती है, ये गिरती है। ठीक है भाई, और ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे होंगे। इन सब के आंसर मुझे कहां चाहिए, कमेंट में। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। अगर आपने कमेंट में आंसर कर लिया समझ लो सिंधु नदी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि आप परिपक्व होकर के ही आंसर करोगे। भारत की सबसे बेस्ट नदी, जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, सबसे पवित्र मानी जाती है, भारत के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी पूछे कहां से निकलती है, तो ये भैया गंगोत्री हिमनद से, ग्लेशियर से निकलती है, और इससे भागीरथी आके मिलती है, और अलकनंदा पर तब ये गंगा नदी बोली जाती है। अलकनंदा से भागीरथी आके मिलती है, तब इसे गंगा बोलते हैं, देवप्रयाग पर। फिर इससे यमुना नदी आके मिलती है, ध्यान रख लेना। और प्रयागराज पर गंगा, यमुना, सरस्वती का क्या होता है, संगम होता है, इसे संगम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, ध्यान रखना जब आप देखोगे तो बिजनौर से, और उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है बलिया से, जो बिहार में एंट्री मार जाती है। कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश में बहती है ये, ध्यान रख लेना, दो देशों में। मोहाना बंगाल की खाड़ी में है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां जूट की खेती होती है। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्र नदी घोषित की गई थी। और इसके डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, यहाँ सुंदरी घास पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, तो कुछ इस तरीके से आपको गंगा नदी दिखाई देगी। गंगा नदी जब बहती है तो उसके लेफ्ट से, कहां से, लेफ्ट से, बाएं से रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महा। तो यहाँ आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा,
एक्चुअली ये साइड इधर है और ये वाली साइड इधर है, आप ये ध्यान रख लेना अगर इस मैप को रियल में लाओगे तो ये बायां तट मान के चलना आप लोग, ठीक है। और ये दाएं तट, दाएं तट से कौन सी मिलती है, यमुना मिलती है, टोन्स मिलती है, सोन मिलती है और पुनपुन मिलती है। आपसे पूछे कि भाई रामगंगा कहाँ मिलती है तो पूछ लेगा गोमती कहाँ मिलती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। तो आप लोग लिखोगे ये सब नदी कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है भाई। इसकी सबसे लास्ट में जो नदी है ना वो महानंदा नदी है, ध्यान रखना आप लोग। कोसी भी इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना, जो बिहार का शोक कही जाती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में फाइनली ये क्या होती है, गिर जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना, सबसे अधिक जल लाने वाली सहायक नदी घाघरा, गंगा की अधिकांश नदियां कहां से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से। तो ये मुख्य पॉइंट आपको जानना जरूरी है, बार बार पूछे जाते हैं। देखो जहां गंगा बनती है ना, अलकनंदा जो बनता है पूरा तंत्र, वो किन से बनता है ये देख लो। तो देखो जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और इससे जब धौली गंगा मिलती है वो जगह है विष्णु प्रयाग, और नंदाकिनी जहां मिलती है वो नंद प्रयाग है, और अलकनंदा से पिंडर जहां मिलती है पिंडारी, वो कर्ण प्रयाग है, और मंदाकिनी जहां मिलती है वो रुद्र प्रयाग है, और भागीरथी जहां मिलती है वो देव प्रयाग है, और यहीं से आगे इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। तो ये एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, किस किस तरीके से नदियां मिलकर के फाइनली देव प्रयाग पर गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है। बाएं तट की नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा जिसे सरयू कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, देखो मैंने बताई थी लास्ट में महानंदा नदी हुई है। दाएं से यमुना है, टोन से जिसे तमसा भी नहीं कहते, तमसा अलग है, सोन अलग, ये पुनपुन, ये नदियां दाएं तट से मिलती हैं, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई 2070 किलोमीटर है, बाद बाकी उत्तर बांग्लादेश में बहती है 2525 किलोमीटर, कुल इसकी क्या है लंबाई है। उद्गम पूछे गंगोत्री से, गंगा नाम की शुरुआत देवप्रयाग से होती है, पंचप्रयाग अलकनंदा तंत्र पर होता है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, सबसे ज्यादा पानी लाती है घाघरा, गंगा के डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर आप देखोगे गंगा नदी में, तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एंट्री मारती है, ध्यान रखना, और निकलती कहाँ से है तो बलिया से। और कौन कौन से जिला पड़ते हैं, कन्नौज है, कानपुर है, फतेहपुर है, ठीक है, प्रयागराज है, वाराणसी, गाजीपुर, ये भी रास्ते में मिलते हैं। और बलिया के बाद ही ये फाइनली बिहार में क्या होती है, मिल जाती है। त्रिवेणी संगम कहाँ है इसका, तो प्रयागराज में है। प्रमुख तट हैं जैसे बिजनौर, कन्नौज, तट पे कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, तो बिजनौर है, कन्नौज है, कानपुर है, फतेहपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बलिया है। ये मुख्य शहर वो हैं जो गंगा नदी के तट पर पड़ते हैं। और यहाँ गंगा जब यमुना मिलती है तो इससे एक सरस्वती नदी है जो अदृश्य है इस समय, और यहीं प्रयागराज में ये संगम बनाते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है, तैयार कर लो, दिमाग में भर जाएंगी चीजें, बता रहा हूँ एग्जाम जब आएगा तो आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। प्रमुख नदी परियोजना की बात करूं मैं इसकी, तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पे है, भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार पे है, फरक्का बांध जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन है। नमामि गंगे परियोजना चलाई थी 2014 में, और राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 4 नवंबर 2008 को। ये सभी फैक्ट गंगा नदी से रिलेटेड हैं और आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है भाई। इसके साथ ही आगे चलते हैं, गंगा नदी के बारे में ही बेसिक पूरा समरी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो उद्गम गौमुख गंगोत्री से, धारा कहाँ से भागीरथी, गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है देवप्रयाग से, लंबाई 2525, मोहाना बंगाल की खाड़ी में, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, सहायक नदी सबसे बड़ी यमुना, सर्वाधिक जल घाघरा से आता है, प्रमुख संगम प्रयागराज पे, गंगा यमुना सरस्वती, यूपी में प्रवेश बिजनौर से, यूपी में निकास कहाँ से होता है, बलिया से होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, गंगा डॉल्फिन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा और जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। नमामि गंगे परियोजना 2024 में आई थी कार्यक्रम, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी गंगा को साफ करने से संबंधित है। ये सब पीवाईक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको डिस्कशन करा ही दिए हैं।
तो गंगा नदी से जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। अब यमुना नदी की बात करूं तो भाई ये भी उत्तराखंड में, वो गंगोत्री भी उत्तराखंड से नहीं, उत्तराखंड में, और ये बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर जिसे कहते हैं यहाँ बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से निकलती है यमुना नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है चंबल की। इसकी लगभग लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। हल्का हल्का पार। आप लोग ये बताओगे क्या ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती होगी, आप लोग बताओगे। मेरे हिसाब से तो ये गलत आ गया है, इसे हटा देना। ठीक है, भी आप देख रहे होंगे सिंध, बेतवा, केन ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल भी इसकी सहायक नदियां हैं। इधर उधर डायरेक्शन मत देना, ये तो केवल इंडिकेट किया है, रियल डायरेक्शन तो अलग है। और वहीं ये गंगा में प्रयागराज में जाके क्या होती है? मिल जाती है। वहीं ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूं तो चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, जहां से सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है पांग्याल दर्रे से होकर के, जिसे आप नामचा बरुआ पर्वत भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में जाकर के इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जहां ये एक बड़ा द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। तो ये सिर्फ जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आप देख रहे होंगे चेमयांगडोंग ग्लेशियर, ये दर्रा है जहां भारत में एंट्री मारती है अरुणाचल प्रदेश में। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, जानना बेहद जरूरी है। अब देखो ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा, द्रोणी भारत में सबसे बड़ी मतलब जल क्षेत्र, कैचमेंट एरिया गंगा का है, फिर सिंधु नदी का है दूसरी पे, फिर गोदावरी का है, फिर कृष्णा का है और फिर ब्रह्मपुत्र का है। सर्वाधिक जल क्षेत्र में बात करें, सबका जल तंत्र यहाँ बना ही दिया है, आप देख रहे होंगे। कृष्णा नीचे पड़ती है, गोदावरी ऊपर पड़ती है, ब्रह्मपुत्र इधर पड़ती है, गंगा उत्तर भारत में पड़ती है। ठीक है, सब कुछ बता दिया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, उत्तर पश्चिम भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी कृष्णा, उत्तर पूर्व भारत की सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र। आप लोगों को कमेंट में बताना ये सब नदियां कहां कहां से निकलती हैं, कमेंट में जरूर आप लोग लिखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नर्मदा नदी के बारे में, ये भी इंपोर्टेंट है। एमपी के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, महाराष्ट्र के होशंगाबाद जिले से होते हुए, ओंकारेश्वर होते हुए, गुजरात के भरूच अरब सागर में क्या होती है? ये गिर जाती है। और ये वो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है। धुआंधार जो जलप्रपात है, ये धुआं नहीं है, धुआंधार है, ये धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। और ये नदी पश्चिम वाहिनी है, मौसमी नदी है, ये पूरे साल नहीं बहती। जो हिमालय पर्वत से नदियां निकल रही थी वो सदानीरा नदी है, पूरे साल बहने वाली नदियां हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। उद्गम पश्चिम की ओर बहती है, इतना किलोमीटर है, ये सब मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में ये बहती है। इसके साथ ही गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, त्रिवेंकेश्वर, महाराष्ट्र से ये निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदी है जो इंपोर्टेंट है, प्रवरा है, इंद्रावती, पेनगंगा, बेनगंगा, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, आप देख रहे होंगे पूरा मैंने डायग्राम आपको बना ही दिया है, एक बार आप अपने मैप पे भी देख सकते हो। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो इस नदियों को मैप पे भी जाकर के, ओरिजिनल जो ऑक्सफोर्ड का मैप मैं क्लास में मंगवाता हूँ उस मैप पे जाकर के भी आप देख सकते हो। फाइनली गोदावरी गिरती कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, ये ध्यान रखना, क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। आप लोग ये बताओगे बंगाल की खाड़ी में किस राज्य से गिरती है? ठीक है, ये कमेंट में बताओगे। इसी के साथ नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, ये इसकी सहायक नदी है। मैं वही कंटेंट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। विश्वास करिए, कोई भी पेपर उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, किसी भी एग्जाम को, सब यहीं से मिल जाएंगे। देखने में कंटेंट कम लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट कंटेंट है। श्री सेलम और नागार्जुन सागर बांध ये दोनों ही कृष्णा नदी पर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप लोग बताओ किस राज्य से होकर गिरती है? और आप लोग बताओगे कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में कौन सी झील है? ठीक है, और पूर्वी घाट पर कौन सी खारी झीलें हैं? जैसे मान के चलो चिल्का झील,
या पुलिकट झील, लोकटक झील, कौन सी हैं आप लोग कमेंट में बताओगे। इसी के साथ नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी, जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। हेमावती, शुभ्रावती, अमरावती, ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप यहाँ पे ही है, ये द्वीप है श्री समुद्रम रंगनपट्टनम। मैट्टूर बांध पूछे तो इसी नदी पर है, कौन सा, मैट्टूर बांध। तो शिव समुद्रम, ये शिव समुद्रम है, और श्रीरंगपट्टनम ये द्वीप कावेरी नदी पर ही स्थित है, और मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। ये ध्यान रखना कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये नदी का क्षेत्र भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया है। कहीं भी आप लोग आप बताओगे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दोगे। इसके साथ ही में भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, संभावित हैं, PYQ भी हैं, आई हैं बार बार। तो लोकटक झील मणिपुर में पड़ती है, इसे तैरती हुई झील कहते हैं, ध्यान रखना। और यहीं पर एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप याद रखना। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। बेमनाड झील, ससकोटरा झील, अष्टमुंडी झील ये केरल में है। शांत घाटी भी केरल में है, ध्यान रखना, एक भी झींगुर नहीं पाया जाता। इडुक्की बांध किस राज्य में है, किस नदी पर है, आप लोग बताओगे मुझे। आपसे पूछे झीलें जो होती है ना, झीलें हैं वो सामान्यतः खारे पानी की होती हैं, तालाब लेगुन की होती हैं, ठीक है। तटों पर भी होती हैं, स्थलखंड के बीच में भी होती हैं, मत्स्य पालन के लिए, नौ परिवहन के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये लोकेशन है केरल की झील की, ये पुलिकट है और ये लोकटक झील है। और भी बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है ना, सबके मैंने नाम भी दे दिए आपको। ये इंपोर्टेंट थी, ये पूछी गई हैं कई बार, इसीलिए मैंने आपको पूछा है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे, तो भारतीय जलवायु चक्र की मैं बात कर रहा हूं, ऋतु चक्र ना होकर के क्लाइमेट साइकिल है। भारत की जलवायु पूछे तो कह देना मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत में जो ज्यादा वर्षा होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है गर्मियों की, ठीक है। अब जो वर्षा होने वाली है वो इसी से तो होगी। ठंड में जो वर्षा होती है भारत में शीतकालीन में, वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं से होती है। जबकि गर्मियों में वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जितना पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ लेना। ये सल नहीं है, ये बेटा अल नीनो है। क्या है, अल नीनो। तो ये भारतीय मानसून के लिए बुरी होती हैं, नेगेटिव प्रभाव डालती हैं, जबकि लानिनो जो होती है ये अच्छा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है, आप लोग इसे भी पढ़ लेना। मानसून प्रकार की जलवायु भारत की होती है, पूरे भारत में वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी में आते हैं, अधिकांश वर्षा भारत में इन्हीं से होती है। जून से लेकर के सितंबर में जो वर्षा होती है अधिकांश वो इसी से होती है। उत्तर पश्चिमी मानसून शीत ऋतु में आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी तट पर आते हैं। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में लौटते हुए मानसून भी कह सकते हो। अल नीनो कमजोर प्रभाव है, भारत के लिए बुरा है, कमजोर मानसून कर देता है। जबकि ला नीनो अच्छा है, भारत में मानसून अच्छा आता है जिस समय ला नीनो होती है। ये अल नीनो और ला नीनो है ना, ये दक्षिणी अमेरिका के पेरू वाले तट से स्टार्ट होने वाली एक धाराएं हैं जो वहां बहुत बड़ा लॉस करती हैं, ठीक है ना। अब यही नेक्स्ट है कोपेनहेगन जलवायु का वर्गीकरण। तो ये 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। जहां AMW का मतलब है उष्ण शुष्क गर्म जलवायु, AS का मतलब है उष्ण और ग्रीष्म जलवायु, AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की, और BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की, और CWG का मतलब है शुष्क शीत गर्म, DFC का मतलब है उपध्रुवीय प्रदेश, और E का मतलब है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। ये AMW वाली जो उष्ण और शुष्क जलवायु है गर्म, ये गंगा तट के दक्षिण भाग पर पड़ती है। उष्ण ग्रीष्म ऋतु वाली तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जलवायु देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की AW ये प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। वहीं BSHW जो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, इसे पश्चिमी राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में ये देखने को आपको मिल जाएगी। वहीं CWG की बात करूं मैं, तो ये शुष्क शीत ऋतु वाली गर्म जलवायु है, गंगा के मैदान में ये बहती है, ठीक है ना। वहीं DFC ये उपध्रुवीय है, ध्रुवों में मिलेगी, और ई जो है ना ये उत्तराखंड ठंडे क्षेत्र में, उत्तराखंड ध्रुवीय प्रकार के, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में ये आपको देखने को मिलेगी। ये कोपेनहेगन प्रकार की जलवायु है, डॉक्टर V कोपेन ने इसको बताया था, ठीक है ना। उनके अनुसार ये
8 प्रकार की होती है। ये मैंने सब आपको डिस्कशन कर दिया है, एक बार आप इसे पढ़ लेना। नहीं, ये 7 है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार की हैं। सॉरी दोस्तों, ये मैंने 8 जो बोल रहा हूँ वो कितने प्रकार की हैं, 7 प्रकार की। ध्यान रखना, 8 नहीं 7 प्रकार की। सबको मैंने आपको बता दिया कौन सी जलवायु कहाँ आपको मिलेगी, कौन सी कहाँ नहीं मिलेगी, स्थान भी आपको क्लियर कर दी है। ठीक है। और कोपेनहेगन ने ये जो जलवायु निर्धारित की थी, ये तापमान, वर्षा और ऋतु और वनस्पतियों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। भारत की अगर जलवायु बात करूं तो मानसूनी की प्रकृति की जलवायु है, और जलवायु वितरण अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवनों की स्थलाकृति, इसके आधार पर जलवायु वितरण किया जाता है। कोपेनहेगन ने तो उसी आधार पर किया है। वही मैं भारत में मृदा की बात करूं तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में। ठीक है ना। सबसे इंपोर्टेंट मृदा है, उपजाऊ मिट्टी है। बालुई जो दोमट मिट्टी है, ये गेहूं के लिए काम आती है। और ये जलोढ़ जो मिट्टी बनी है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई। और अगर इस जलोढ़ में चिकनी मिट्टी है तो वहां धान की खेती होती है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में, तटीय डेल्टाओं पर ये मिट्टी सामान्यतः आपको देखने को मिलती है। तो आर्थिक रूप से आर्थिक कृषि के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारतीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो लाल पीली मृदा, मुद्रा नहीं मृदा है, ये दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों से टूट फूट करके बनी है, इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में इसका विस्तार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। काली रेगुर की बात करूं तो बेसाल्टिक चट्टानों से मिलेगी। काली रेगुर दक्कन ट्रैप में ज्यादा विस्तार है। कपास की खेती इसी मिट्टी में होती है और ये स्वतः जुताई इस मिट्टी में हो जाती है। इसका जो काला रंग है वो टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या हो गया, काला हो गया है। इसमें उच्च नमी धारण करने की क्षमता होती है, चिकनी बनावट होती है, किले टाइप छोटे छोटे किले मिट्टी होती है, चूना मैग्नीशियम युक्त होती है, चल निकासी इसमें धीमी होती है। तो ये बेसिक पॉइंट, इसकी विशेषता फीचर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो इसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिलती है। लाल होती है, चाय काली के लिए उर्वर, ईंटों का निर्माण जैसी ये मिट्टी दिखाई देती है। जैविक पदार्थों की मात्रा कम मिलती है, नमी धारण करने की क्षमता कम है, पत्थर टाइप इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें काजू की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती, ये सब इस लेटेराइट मिट्टी में देखने को मिलता है। ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे इंडिया के मैप पर, ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपके लिए 4 प्रकार की मृदाओं को डिस्कशन कर दिया है। वही मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, तो बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे पूछ लेगा आपको कि भाई भाखड़ा नाकल परियोजना किस नदी पे है, तो ये हिमाचल पंजाब में सतलज नदी पे है। हीराकुंड परियोजना पूछे तो महानदी पर है, उड़ीसा में। आप हीराकुंड बांध की ऊंचाई बताओगे मुझे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ये भी बताओगे, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है ये भी कमेंट में लिखोगे। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। पंचवटी परियोजना गोदावरी नदी पर है, ये महाराष्ट्र में है। नापता झांकरी जो है ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश पे है। और ये बाढ़ सागर, बांसा नहीं, ये बाढ़ सागर, ये कौन सी है बेटा, बाढ़ सागर परियोजना, ये सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये परियोजना ये होती है, पहले नदी पर एक बांध बनाया जाता है, यहाँ नीचे जलाशय हो जाता है, इस जलाशय से ही सिंचाई के लिए पानी वगैरह, जलापूर्ति वगैरह की जाती है। और जहां बांध बना करके बिजली बनाई जाती है वहां विद्युत का उत्पादन करके इस बिजली को सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो ये भी जो मैंने आपसे पूछे हैं ये सब इंपोर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये जल संसाधनों के लिए इंपोर्टेंट हैं, सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति के लिए इंपोर्टेंट हैं, बाढ़ को कंट्रोल करती हैं, ये जनजीवन में सुधार विकास लाने के लिए इंपोर्टेंट है। आर्थिक महत्व इनका बहुत ज्यादा है। आप लोग बताओगे किस प्रधानमंत्री ने बोला था नदी परियोजनाओं को भारत का मंदिर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, कुछ एक बांध और हैं, जैसे अलमट्टी बांध किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस पे है, चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश राजस्थान में। रंजीत सागर बांध या थीन बांध ये रावी नदी पे, पंजाब में है। पोंग बांध अगर आपसे पूछे तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। माथा टीला बांध बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। पंचेत या तिलैया बांध ये दामोदर नदी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। अब बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है ये लोग आप मुझे बताओगे। ठीक है ना। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात की बात कर रहा हूं, जैसे जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और गांधी सागर जलप्रपात भी इसे कहते हैं। ये शरावती नदी कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात, इसे दूध धारा या कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं, ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। गौतम धारा जलप्रपात ये घाघरा नदी पर है, आप लोग बताओगे किस राज्य में है। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी राजस्थान में है।
चित्रकूट जलप्रपात ये इंदिरा नदी छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती पर। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। और दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी गोवा में है। और शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी कर्नाटक में। आप लोग बताओगे मांडवी और ज्वारी नदी ये किस राज्य में बहती है, और पश्चिमी घाट पर गिरती हैं या पूर्वी घाट पर गिरती हैं? सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे। आपको इतनी इंपोर्टेंट क्लास दी जा रही है कि विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में सबसे आगे होंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे, पीसीएस में कई बार पूछा गया, कुचिकल बांध है कर्नाटक में, आप इसकी ऊंचाई बताना मुझे। भारत के सबसे चौड़ा बांध पूछे तो चित्रकूट छत्तीसगढ़ में। भारत का न्याग्रा किसे कहते हैं? आप लोग जरूर बताओगे मुझे कि भारत का न्याग्रा किसे कहते हैं। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा पर है। सब कुछ इंपोर्टेंट दिया जा रहा है, बस आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं समुद्री कानून की बात करूं तो लॉ ऑफ सी से अनक्लोज भी कहते हैं, 1982 में आया था, यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। सबसे पहले 1994 में इसका विचार आया था, 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, प्रभावी हुआ था 1994 में और लागू 1995 में। भारत पूछे ना 60वां देश वर्तमान में, तो वर्तमान में देश कितने हैं? 168 हैं, हस्ताक्षर 157 ने किए हैं। और भारत कौन से नंबर का देश बना, आप लोग ये बताओगे। इसका मतलब क्या होता है समुद्र कानून का? तो जैसे मान लो ये तट है, तो पहले बेस लाइन बनाई जाती है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये पूछता है आपसे। तो बेस लाइन से 12 मीटर का जो क्षेत्र होता है 12 नॉटिकल मील, इस पर किसी जिस देश का होता है ना, उसका पूर्ण अधिकार होता है इस पे, ठीक है ना। जिस देश का होता है, आप लोग बताओगे, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं इसे, कमेंट में बताओगे। उससे आगे 12 नॉटिकल मील और ले लो, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे कस्टम, जांच, शुल्क वगैरह, संसाधन वगैरह, प्राकृतिक संसाधन वगैरह, समुद्री संसाधन वगैरह, है ना, खोज वगैरह, संरक्षण वगैरह, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आगे जब 200 नॉटिकल मील की बात करते हैं, इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसे आप केवल खोज और व्यवसायिक दृष्टि से यूज कर सकते हो, सेना की दृष्टि से इसे यूज नहीं कर सकते। इस पर किसी भी देश की संप्रभुता नहीं होती, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। तो ये समुद्री कानून हो गया। वही मैं सौरमंडल की बात कर रहा हूं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं आप सबको पता ही है, कमेंट में बताना मुझे। सूर्य के सबसे, तो सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह होते हैं उनको मिलाकर के सौरमंडल बोला जाता है। किसी तारों के चारों ओर जो सैटेलाइट ग्रह सब होते हैं, ठीक है। पास कौन सा है? तो मरकरी है, बुध। उसके बाद वीनस, ये सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी, जहां एकमात्र ग्रह जहां ऑक्सीजन और जीवन जीने योग्य स्थितियां हैं। उसके बाद मंगल ग्रह आता है, ध्यान रखना। उसके बाद सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह है ये। उसके बाद शनि आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। हालांकि प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। आप बताओगे प्लूटो को किस वर्ष हटाया था और कौन सा सम्मेलन था? सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन में बताओगे किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो किसके सबसे ज्यादा हैं आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट में जरूर बताओगे मुझे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे इन ग्रहों के ही बारे में, इसका क्या रोल होता है, तो बुध ग्रहों की संख्या 0 है, उपग्रह नहीं है इसकी। शुक्र का कोई नहीं, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति के 80 है, शनि के 82 है। तो आप देख सकते हो कौन के ज्यादा हैं, कौन सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस पूरी मैंने आपको बता दी है, सबको बता। नेपच्यून, तो ये आप देख सकते हो कौन कितना दूर है। पर ब्रह्मण समय में बात करूं तो ये 58.6 दिना में पूरा करता है पर ब्रह्मण सूर्य के चारों। ये 243 दिन, ये 24 घंटे, मतलब अपनी अक्ष पर, अपनी अक्ष पर ब्रह्मण, अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों ओर, मतलब परिक्रमण, ये देख रहे होंगे आप 88 दिन में। शुक्र कितने दिन में? 225 दिन में। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य के चारों ओर घूमती है? 365 सही 1/4 दिन में। तो सबके ये परिभ्रमण और परिक्रमण समय है। परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर वो घूमता है, परिक्रमण मतलब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर दिन रात परिक्रमण के कारण ही होते हैं, सॉरी, परिभ्रमण के कारण होते हैं दिन रात। और ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है ना, वो परिभ्रमण के कारण होता है। फिर से एक बात समझ लो, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ऋतुआं जो बदलती हैं वो परिक्रमण के कारण बदलती हैं। भाई शीत ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, लेकिन दिन रात जो होते हैं वो परिभ्रमण के कारण होते हैं, ठीक है, ये क्लियर कर लेना आप लोग। वहीं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ग्रहों से लेकर के। पूछ लेगा आपसे आरोही अवरोही क्रम में, आकार के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में बताइए, तो आकार में सबसे बड़ा, ज्यादा से कम जाते हैं तो उसे अवरोही तो कहते हैं, ठीक है। कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो आरोही कहते हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर दूसरा आकार में शनि है, अरूढ़ है, परूढ़ है,
पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, सबसे छोटा पूछे तो बुध है, सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति है। परिक्रमा अवधि में बात करूं तो सबसे ज्यादा समय लगता है बुध को और सबसे कम समय लगता है वरुण को, ये मैंने आपको अभी बताया भी है। दूरी में अगर अवरोही क्रम पूछे तो बुध सबसे पास है, ठीक है, और वरुण सबसे दूर है। द्रव्यमान में पूछे तो बृहस्पति और सबसे लास्ट में कौन आ रहा, बुध द्रव्यमान में। परिक्रमण में पूछे आरोही क्रम कम से ज्यादा हो सकता है, देख लेना आप लोग देख लेना उस हिसाब से। परिक्रमण वेग की बात करूं तो सबसे देखो एक पर आता है, सबसे ज्यादा पे आता है बुध और सबसे कम पर आता है वरुण। तो ये एक एक फैक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना, विश्वास करिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पृथ्वी की स्ट्रक्चर बनाई है, बृहस्पति रेखी वाले कटबंध को उष्ण कटबंध कहते हैं, गर्म जलवायु, कटबंध मतलब जलवायु के क्रम में तोड़ा गया। 23.5 से 23.5 के बीच में उष्ण कटबंधीय जलवायु मिलती है। वहीं आपसे पूछे 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है, 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री पर नीचे जो मिलेगा 66.5 से वो उत्तरी शीतोष्ण कटबंध है, ऊपर जो मिलेगा वो उत्तरी शीत कटबंध है, और 90 डिग्री ध्रुवों पे उत्तरी मतलब ठंडी जलवायु मिलती है, ध्रुवीय जलवायु मिलती है। तो यही सब मैंने इसमें लिख रखा है, आप लोग एक बार क्या कर लेना, इसकी स्टडी कर लेना, जो मैंने अभी समझाया वो सब कुछ इस पर लिखा है। यही आपको अगर प्लेट की बात करूं तो 7 सबसे बड़ी प्लेटें हैं। ये सबसे बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट है ना, इस तरीके से, फिर अफ्रीकन प्लेट, ये महाद्वीप हैं। अब प्लेट क्या होती है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर नीचे मोटाई वाले भाग को हम प्लेट कहते हैं। नासका प्लेट कहाँ पड़ती है देख लो आप लोग, ये एरिया, कैरेबियन प्लेट ये है, अंटार्कटिका प्लेट ये है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब पूरी। आप लोग ये बताओगे मुझे बिस्मार्क प्लेट के बारे में बताना कहाँ पे है कमेंट में। वहीं में अगर आगे बात करूँ राजधानियों की, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पूछे जाते हैं कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया और श्रीलंका और मालदीव। इन सब की राजधानी मैंने एक एक करके आपको दे दी है। चीन की बीजिंग, अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नेपिदा, जयवर्धनेपुरे कोटे श्रीलंका की, माले मालदीव की है, और जकार्ता इंडोनेशिया की है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट, इसे मैंने इंडिया मैप में भी आपको दिखा दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो विश्व के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। रॉकी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश ये दक्षिणी मध्य एशिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट अंटार्कटिका में है। तिपनसान की बात करें तो ये मध्य एशिया में है। अटलाई मध्य एशिया में, ये दक्षिण मध्य एशिया में तिपनसान है। यूराल पर्वत मध्य रूस में है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। कमचटका जो श्रेणी है वो पूर्वी रूस में है। एटलस उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, मैंने बताई थी कई एटलस पर्वत हैं, ठीक है। वर्यास्क की बात करूं तो मैं ये पूर्वी रूस में है। पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी भारत में है। सियरा माद्रे ओरिएंटल ये मैक्सिको में है। तो ये कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इंपोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। ये वही है, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। कुछ एक दो और हैं, ये भी याद कर लेना आप लोग। जाग्रोस, ये जाग्रोस है ईरान में। एल्ब्रोज ईरान में। स्कैनेडियन पश्चिमी नॉर्वे। पश्चिमी सियरा माद्रे मैक्सिको। ड्रैकन्सबर्ग, ये ड्रैकन्सबर्ग है, ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। काकेशस रूस। आप काकेशस देश और उनकी राजधानी कमेंट में लिखोगे। अलास्का में पड़ती है। कॉस्केट संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। एपेनाइन इटली में। और अपलेशियन ये पूर्वी अमेरिका में है और कनाडा क्षेत्र में। ये बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला पाया जाता है अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र में। आल्पस की बात करूँ तो मध्यवर्ती यूरोप। सियरा माद्रे डेल यूरोप की बात करूँ तो ये भी मैक्सिको में ही है, सियरा माद्रे, याद रख लेना। ये सब मैंने दिखा दिया है आपको, ठीक है, ये देख लेना। एक तो इधर उधर हो सकती है, जैसे ये अपलेशियन है, तो ये अपलेशियन इधर है यहाँ, तो इसमें गड़बड़ कर दिया है ना इसने, तो ये गड़बड़ देखना, जो मैंने बता दी लोकेशन आप लोग इसके आधार पर नहीं देखोगे, अपने आधार पर मैप में देखोगे। एंडीज सही है एकदम, देखो ये मैक्सिको में होनी चाहिए, तो मैक्सिको यहाँ होनी चाहिए, तो ये यहाँ होनी चाहिए और ये यहाँ होनी चाहिए, तो कई जगह इसमें गड़बड़ कर दी है, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे ये कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये मैंने मैप आपके लिए दे दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपसे बात करूँ तो विश्व की प्रमुख झीलें। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। कैस्पियन कहाँ है, ये रूस ईरान की सीमा पर है। क्षेत्रफल भी दे दिया मैंने आपको। सुपीरियर कहाँ है, कनाडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है।
मिशिगन भी अमेरिका में है। हुरोन झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या, यूकेटी से मैंने याद करवाया था, है ना। टंगानिका ये कांगो, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी में है, अफ्रीका में है। ये पैकाल झील रूस में है, ये ताजे पानी की गहरी झील है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। अरल सागर आपको पता ही है ना। अरल सागर ये रूस में नहीं है। अरल सागर जो है ना, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ग्रेट स्लेट झील कनाडा में है। एरी झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये इनका मैंने डाटा भी दे दिया है, आप लोग तैयार कर लेना। ये कुछ मैप हैं, एक दो झील इधर उधर है, आप लोग उसे करेक्शन करके सही कर लेना, ठीक है ना। जैसे टिटिकाका झील यहाँ नहीं, ये टिटिकाका तो ठीक है, पेरू बोलिविया की सीमा पे। टंगानिका ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। मलावी न्यासा ये आप लोग मैप में देख लेना, ये मैंने पूरे तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। कैस्पियन झील ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ इस तरीके से यहाँ पड़ेगी कैस्पियन, ठीक है। तो ये पूरा मैप भी आपके लिए दे दिया है, आप लोग जरूर देखना। ये सब वही क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आपसे वायुमंडल में गैसों के परसेंट के बारे में पूछे तो बाहरी गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो नाइट्रोजन की 78.08, इस डाटा को याद कर लेना। ऑक्सीजन जो है ना वो 20.95 पाई जाती है। आर्गन 0.93 तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और चौथी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। हल्की गैसों में नियोन सबसे ज्यादा पाई जाती है 0.02, बाद बाकी ये आप सब देख ही रहे होंगे। ये डाटा प्रमुख गैसों का है, बिल्कुल इसे इग्नोर मत करना, बिल्कुल कॉपी पे लिख लेना इस डाटा को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। इस सभी में एनसीईआरटी से आपको दे रहा हूं। अब मैं वायुमंडल दाब की बात कर रहा हूं, तो समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। तापमान 15.2 होता है। वही समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर मैं बात करूं तो दाब देखो अपने आप कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। 5 किलोमीटर पर देखो दाब अपने आप कम हो रहा है, टेम्परेचर अपने आप माइनस में जा रहा है। 10 किलोमीटर पर देखो दाब कितना कम रह गया और टेम्परेचर। ये पूरा डाटा आपको याद रखना है, सब डाटा एनसीईआरटी से मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रख लेना। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं तो विश्व की सबसे प्रमुख पवनें, गर्म की बात कर रहा हूं मैं, स्थानीय पवनें, तो चिनूक कहाँ पे है? ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां जो ग्लेशियर बनती है ना, बर्फ की जो हवाएं चलती हैं उनको पिघला देती है, और पश्चिमी ढाल पे है, ये ध्यान रखना। आप लोग मैप में देखोगे चिनूक पवनों को। फोन कहाँ पे है? तो याल्पास पर्वत के ऊपरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, जो यूरोप है। भौतिक प्रभाव इसका स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता है। जोंडा पूछे तो एंडीज पर्वत से अर्जेंटीना की ओर प्रभावित होती हुई ऊष्म शुष्क पवन है, जो अमेरिका, चिनूक, यूरोपीय फोन के समान दिखती है, मतलब उसके व्यवहार जैसी है। हबू पवन ये सूडान में खार्तूम के समीप ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज आंधी, जिससे भारी वर्षा होती है। सराको पूछे तो सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, ठीक है। ये लीबिया, चिली, ट्यूनीशिया, सराको इटली, खामसीन मिस्र, ये अलग अलग पवनें हैं। खामसीन मिस्र में कहते हैं इसे, लीबिया में कहते हैं, चिली ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं, और इटली में सरक्को भी कहते हैं। हरमट्टम ये डॉक्टर पवनें भी कही जाती हैं। ये सारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। बेकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली स्थानीय गर्म हवा है। और कुछ है गर्म हवा, ये ध्यान दो। सांताना कैलिफोर्निया राज्य में चलने वाली गर्म है, धूल भरी आंधी है, हवा है। लू भारत में चलती है गर्मियों में, भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ब्लैक रोलर की बात करूं तो ये बृहत मैदान उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में चलती हैं। सामल मेसोपोटामिया, इराक, भारत की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क पवनें हैं। बर्ग ये दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली आंतरिक पठार के तटीय भागों में चलने वाली गर्म पवनें हैं। सामूम बात करूं तो ईरान के कुर्दिस्तान पठार से उत्तर पश्चिमी दिशा में चलने वाली शुष्क रेतीली हवा है। काराबुरान की बात करूं तो ग्रीष्म के प्रारंभ में तारस बेसिन में चलने वाली गर्म हवा है। कुछ ठंडी हवाएं भी हैं जो मैंने आपके लिए दी हैं। मिस्ट्रल ये ठंडी हवा है, ध्यान रखना। सेन घाटी फ्रांस में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवा, शुष्क और ठंडी होगी, ध्यान रखना। बोरा ये सार्बिया के एडियाटिक तट पर चलती है, एडियाटिक देखना यूरोप में। ट्रेमोताना ये उत्तरी इटली में चलने वाली ठंडी हवा है। पोनेटी बात करूं तो भूमध्य सागर क्षेत्र में, विशेषकर कोर्सा तट पर चलती है। पेम्पोरो ये अर्जेंटीना, उरुग्वे में पंपास के क्षेत्र में चलने वाली ध्रुवीय हवा है, बहुत ठंडी होती है, बर्फ जमाती है। पापागायो ये मैक्सिको के तट पर चलने वाली ठंडी हवा, और जोरान जो है वो जूरा पर्वत जेनेवा झील के रात्रि के समय में चलती है। नॉर्थन की बात करूं मैं आपसे तो ये टेक्सास उत्तर प्रदेश यूएसए का जिला है, राज्य है, तो वहां शीतल हवा है। नॉल्टी ये नॉर्दर्न हवा है, अमेरिका, मध्य अमेरिका में चलती है। विल्जार ये वास्तव में ध्रुवीय पवन है, अत्याधिक सर्द ठंडी है, हिमकड़ युक्त आती है साइबेरिया क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग को भी प्रभावित करती है।
बुरान की बात करूं तो ये रूस एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रभावित होने वाली पवनें हैं। शीतकाल में हिमकणों में मौजूद बुरान को ही पुर्गा कहते हैं जब हिमकण इसमें शामिल हो जाते हैं। तो पुर्गा कहाँ पे है? अलास्का और साइबेरिया वाले टुंड्रा प्रदेश में। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं चक्रवातों की बात करूं तो देखो दो तरीके के होते हैं, एक चक्रवात होता है, एक प्रचक्रवात। निम्न दाब का जो केंद्र होता है, हवाएं जब निम्न दाब में जाती हैं इस तरीके से एंट्री कर जाती हैं, ठीक है ना, तो ये चक्रवात होते हैं। जब हवाएं बाहर निकलती हैं तब ये प्रचक्रवात होते हैं। उच्च दाब का केंद्र पूछे तो प्रचक्रवात, निम्न दाब का केंद्र पूछे तो इन्हें चक्रवात कहते हैं। लो प्रेशर केंद्र में जब निम्न दाब बनता है तो हवाएं केंद्र की ओर भागती हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलते हैं, मतलब घूमते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, इसका जस्ट उल्टा चक्रवात में होता है। उत्तरी गोलार्ध में मतलब ऊपर वाला गोलार्ध जो है घड़ी की सुई के अनुरूप चलते हैं उसकी दिशा की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो घड़ी की सुई के विपरीत विपरीत चलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ चक्रवात हैं 2018 में आए थे, जैसे तितली, ये बितली नहीं है, ये तितली है। कौन सा है? ये तितली चक्रवात है, भारत में आया था। मेधा उत्तरी हिंद महासागर में, ठीक है। दबान ये अरब सागर में आया था। गांजा या आइलेट पर्वत के पास आया था। माइकल अमेरिका, यूई फिलीपींस में। तो ये कुछ पर्वत हैं, इनको याद कर लेना, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, ये आपको जरूर याद करना, ये करंट वाले पूछ लेगा। 2025 में शक्ति आया था, सीवर साइक्लोन था, श्रीलंका ने नाम रखा था इसका। एक सैनियार आया था, संयुक्त अरब अमीरात ने नाम रखा था। और एक अकवान आया था, अगला निर्धारित नाम है, अभी आया नहीं है, ईरान ने इसका नाम रखा है। 2026 बंगाल, ये अरब सागर वाले हैं, ये कहाँ के हैं? ये अरब सागर वाले हैं। नहीं, बंगाल की खाड़ी में कौन सा आया था? मोथा, थाईलैंड ने नाम रखा है इसका। और डिटवाह इसका यमन ने नाम रखा था। अभी 26 के लिए कोई नाम अंकित नहीं किया गया, तो ये आप जरूर तैयार कर लेना, ये इंपोर्टेंट है। वहीं जल चक्र में अगर मैं आपसे बात करूं तो महासागरों में संग्रहित जल जो होता है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो उसमें बाष्पीकरण होता है, बाष्पोजन होता है और ऊर्ध्वपातन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वायुमंडल में जल का क्या होता है? तो संघनन और वर्षण होता है। पहले पानी इकट्ठा होता है बाष्प के रूप में, फिर वो जमीन पर बरस जाता है, इसे वर्षण कहते हैं। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण, ये हिम पिघलने पर नदियों के रूप में बहता है। धराती जल पर जो बहाव होता है वो जल संग्रहण और जल रिसाव होता है। बहुम मतलब भूमि के अंदर जल संग्रहण, ये विसर्जन और झरने के रूप में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ कितना जल है। तो महासागर में आपको पता है 97.3% जल है और ये खारा जल है और ये किसी काम का नहीं है। भूमि के अंदर जो मीठा पानी है वो कितना है? 0.8%। समुद्र और नमकीन झीलों में 0.009, वायुमंडल में 0.0019, नदियों में देखो 0.001% है। बर्फ की छत्रिकाओं में कितना? 0.2 मतलब 2%। और झीलों का अलबड़ी जल कितना? 0.009। तो ये ध्यान रखना, ये डाटा याद रखना। ये पीसीएस वगैरह में, ये तो आईएएस में भी पूछा गया था, लोअर पीसीएस वगैरह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। वहीं महासागरीय जल में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, कौन सा लवण ज्यादा होता है? तो ध्यान रखना 77.8% जो मिलता है वो सोडियम क्लोराइड मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सभी पाए जाते हैं। और कुल महासागरीय जल में कितना परसेंट लवण मिलता है? तो ध्यान रखना 35%, मतलब 100% मिलता है, लेकिन लवणता कितनी होती है? 35 पीपीटी, पार्ट पर 1000। उच्चतम लवण वाली कुछ झीलें हैं, क्षेत्र हैं। टर्की बॉन झील तुर्की में है, 330% पीपीटी इसकी क्या है? लवणता है। ग्रेट साल्ट झील ये कहाँ पे है ये बताओगे आप लोग? तो इसकी 200 पीपीटी लवणता है। लवणता को पीपीटी में मेजर करते हैं, पार्ट पर 1000। और 238 किसकी है? मृत सागर की। तो ये सबसे ज्यादा किसकी है? तुर्की की बॉन झील की, ठीक है ना। वहीं आपसे अल्नीनो के बारे में पूछ लेगा, तो अल्नीनो कौन सी धारा है? कुछ पॉइंट याद रख लो बस। गर्म जल धारा कहां पर उत्पत्ति होती है? अमेरिका के पेरू तट पर, पश्चिमी हिस्से में। कह रहा है ये दक्षिण पश्चिमी, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती हैं, विपरीत धारा होती हैं। और इससे सागरों का जो टेम्परेचर है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कह रहा वर्ष में अगर अल्नीनो प्रबल है तो पेरू के तट पर कई गुना अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सूखा उत्पन्न होता है, जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में सूखा, जिस समय अल्नीनो आएगी। और लालिनो अच्छी होती है, अपने ध्यान रखना, ये अल्नीनो के विपरीत जलधारा होती है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में अल्नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब ये उत्पन्न होती है, और इससे 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इससे प्रशांत, पश्चिम प्रशांत वाले, भारत वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। तो लालिनो भारत के लिए अच्छा है। ये कुछ जलधाराएं हैं, याद कर लेना। जैसे ये अमेरिका दिख रहा है तो ये अलास्का की जलधारा है, ये अमेरिका के नीचे कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये विषुवत रेखा पे ध्यान रखना उत्तर भूमध्य विषुवतीय जलधारा है ना। ये दक्षिणी, नीचे दक्षिणी है, ये जहाँ पे
दक्षिणी अमेरिका है, वहां पेरू जलधारा, ठंडी जलधारा पेरू ऐसे करके जा रही है। यहीं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है जो गर्म है। यहीं आप जापान वगैरह देख रहे हो, यहाँ कियोशिबो जलधारा, यहाँ ओकोष्टक जलधारा, ये ओकोष्टक है जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। ये यहाँ सुसीमा जलधारा, सुसीमा। ये क्यूराइल जलधारा है, उत्तरी प्रशांत जलधारा, ये ध्यान रख लेना। ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। वहीं कुछ जलधाराएं आपको दिखाई दे रही होंगी अटलांटिक महासागर की, इसे हटा दो। ये लेब्राडोर जलधारा है, ऊपर से आती है ठंडी जलधारा, नीचे से गर्म जलधारा ला रही है गल्फ स्ट्रीम। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये यहाँ जब ठंडा बर्फ जम जाता है समुद्र, तो ये क्या कर देता है, उसे पिघला देता है। बीच में स्थिर पानी है, इसे सैरोगेसो सागर कहते हैं। यहाँ आप अफ्रीका देख रहे होंगे, अफ्रीका के इधर जहाँ मोरक्को वगैरह वाले क्षेत्र में कनारी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा ऊपर से आती है। नॉर्वेजियन जलधारा भी ठंडी जलधारा है, ये ध्यान रख लेना। और ऊपर से पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा भी क्या है, ठंडी जलधारा। पूछ लेता कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। ऊपर ध्रुवों से आती है वो ठंडी होती है। तो ये पश्चिमी प्रवाह है, ये ठंडा होता है। फॉकलैंड जलधारा कहाँ है, तो जहाँ दक्षिणी अमेरिका है उसके नीचे से फॉकलैंड जलधारा आती है। तो ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। वहीं आपसे कुछ मैं हिंद महासागर की बात करूं तो देखो, ये यहाँ अफ्रीका के इधर मोजाम्बिक जलधारा, इसी के नीचे अगुलहास जलधारा, ये दक्षिणी विषुवती जलधारा है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, ध्यान रखना। और ये मानसूनी जलधारा आपको पता ही है। इस तरीके से इंडिया के इधर उत्तर पश्चिमी जलधारा, इसे पश्चिमी जलधारा, पश्चिमी मानसूनी जलधारा कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा भी है। देखो यहाँ नीचे अफ्रीका में मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास वगैरह, ये मैंने आपको बताई दी है। ठीक है। इसी के साथ कुछ खेती हैं जो स्थानांतरित खेती कहते हैं उनको, है ना। इनका मतलब होता है काटो और जलाओ खेती। ये जनजातियां वगैरह करती हैं। जनजातियां एक जगह तो नहीं रुकती, जंगलों में चलती रहती हैं। तो अलग अलग जगह इनका नाम अलग अलग है। जैसे रे वियतनाम और लाओस वाले क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं ना, झूम खेती भी कहते हैं। टावी मेडागास्कर में मोसाले, ये मोसाले है, मसोले कांगो क्षेत्र में जाए नदी के आसपास। फेगे भूमध्य अफ्रीकी क्षेत्र में। लोगन जो कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका में। कॉनुले या कोमुले मैक्सिको में। मिल्पा पूछा गया है मैक्सिको और अमेरिका में। कोनू को वेनेजुएला में। रोका ब्राजील में कहते हैं किसको, झूम खेती को, ध्यान रख लेना। ये पूरा दे रखा है। हुमा जावा वाले क्षेत्र में। तमराई थाईलैंड वाले में। लदांग मलेशिया में। चैना श्रीलंका। तुंगिया म्यांमार में। कैंगिन फिलीपींस में। और चेटेमिन ये युगांडा जाम्बिया और जिम्बाब्वे वाले अफ्रीका वाले क्षेत्र में। तो ये स्थानांतरित कृषि हैं, तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग मुझे ये बताना आज की क्लास कैसी लगी। बहुत मेहनत से क्लास तैयार की जाती है, आप लोग तैयार तो करिए। कोई भी पेपर लगाना, मैं बता रहा हूं आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासें हैं। इन क्लासों का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर बच्चा इस क्लास को स्टेटस पर लगाएगा, लाइक करेगा और अपने फ्रेंडों को शेयर करेगा। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार क्लास के साथ।